18 फरवरी 1985 वर्ष, ताइवान के उत्तर ताइपे अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, चाइना एयरलाइंस उड़ान 006 प्रशांत महासागर के पार लॉस एंजलिस के लिए रात्रिय उड़ान के लिए तैयार है। ये 11 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली एक बिना रुकने वाली ट्रांस पैसिफिक उड़ान है। लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी जो यात्रियों को पार करनी होगी। बोर्ड पे 251 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य, जिसमें पायलटों की रिलीविंग टीम शामिल है। वह विमान जिसे ये उड़ान भरनी है वो एक नया बोइंग 747 है। इसे विशेष रूप से अति लंबे मार्गों जैसे समुद्र पार उड़ानों के लिए बनाया गया था। जब 60 के दशक के अंत में बोइंग ने 747 का परिचय दिया तो इसने नागरिक उड्डयन का एक नया युग शुरू किया। इतिहास में पहली बार एक यात्री विमान लगभग 500 लोगों को ले जा सकता था और बिना बीच में रुके समुद्रों को पार कर सकता था। इसकी क्षमता और उड़ान सीमा ने इस धारणा को बदल दिया कि दुनिया में यात्रा कैसे की जा सकती है। एयरलाइनों के लिए इसका मतलब था महाद्वीपों को सीधा जोड़ने की क्षमता, और चालक दलों के लिए ये जिम्मेदारी का एक बिल्कुल अलग स्तर है। जब एक विमान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की उड़ान भरता है तो ये वास्तव में किसी भी चालक दल के लिए सबसे कठिन उड़ानों में से एक होती है। प्रशांत महासागर के ऊपर कोई सहायक हवाई अड्डे नहीं हैं और लगभग कोई रेडियो संचार नहीं है। ये ग्रह पर सबसे बड़ा और सबसे अलग थलग स्थान है। इसके आकार की कल्पना करने के लिए एक तथ्य पर्याप्त है। यदि प्रशांत महासागर में पृथ्वी के सभी महाद्वीपों को रखा जाए तो दुनिया की सारी जमीन पूरी तरह से समा जाएगी और 23 फ्रांस के लिए अभी भी जगह बचेगी। इसकी चौड़ाई लगभग 19,000 किलोमीटर तक पहुंचती है। ये एक असीम रिक्तता है जहां आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई अड्डे नहीं मिलेंगे। यहां चालक दल केवल अपने आप पर भरोसा कर सकता है। उदाहरण के लिए 12-12.5 किलोमीटर की ऊंचाई से बोइंग 747 के ग्लाइड अनुपात की गणना यहाँ है। एरोडायनेमिक गुणवत्ता यानी लिफ्ट से ड्रैग का अनुपात लगभग 16 से 1 है। ऊर्ध्वाधर अवतरण की गति लगभग 9 से 11 मीटर प्रति सेकंड है। 12-12.5 किलोमीटर की ऊंचाई खोने में लगभग 20-22 मिनट लगते हैं। यानी हर खोए हुए किलोमीटर ऊंचाई के लिए विमान क्षैतिज रूप से 15 से 17 किलोमीटर उड़ सकता है। इस प्रकार इंजनों के बिना ग्लाइड रेंज लगभग 200 किलोमीटर है शांत हवा में। अगर 12-12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बोइंग 747 के सभी इंजन विफल हो जाते तो चालक दल के पास लगभग 20 मिनट का समय होता और वो ग्लाइडिंग करके 200 किलोमीटर तक उड़ सकता था। लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर तटों और हवाई अड्डों से दूर ये पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि प्रशांत महासागर के सीधे ऊपर से उड़ानें सबसे ज्यादा जोखिम भरी मानी जाती थीं। जब एक यात्री जहाज अटलांटिक पार करता है तो चालक दल के पास हमेशा विकल्प होता है: आइसलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड या कनाडा का पूर्वी तट। लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर ये विकल्प गायब हो जाता है। ताइपे से कैलिफोर्निया तक लगभग 11 घंटे की उड़ान। यहाँ कोई भी तकनीकी खराबी एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसके साथ चालक दल एक पर एक रह जाता है। आज चाइना एयरलाइंस का बोइंग 747 को ये मार्ग पार करना है, ताइपे से लॉस एंजलिस तक, पूरे प्रशांत महासागर के पार। शुरुआत में सब कुछ उड़ान की मूल योजना के अनुसार चलता है। चालक दल अनुभवी है, विमान ठीक है, मौसम अनुकूल है। ये एक नियमित उड़ान है। ऐसी सैकड़ों उड़ानें हर दिन भरी जाती हैं। बोर्ड पर कोई नहीं जानता कि आज ये दिनचर्या एक ऐसी परीक्षा में बदल जाएगी जो यात्रियों और चालक दल दोनों के जीवन का सबसे यादगार पल बनकर रह जाएगी। विमान के कप्तान कुआंग शी कुओ, 55 वर्ष, एयरलाइन के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक। उनका कुल उड़ान समय 15,494 घंटे है, जिनमें से 3,000 से अधिक बोइंग 747 पर हैं। को चाइना एयरलाइंस में 60 के दशक में शामिल हुए थे, जब कंपनी अभी टर्बोप्रॉप विमानों से जेट विमानों में संक्रमण कर रही थी। 20 वर्ष की सेवा के दौरान उन्होंने सैकड़ों ट्रांस पैसिफिक उड़ानें भरी। द्वितीय पायलट मिंग टोंग शाओ, 54 वर्ष, उनका उड़ान अनुभव 7,734 घंटे है, जिनमें 747 प्रकार पर 1,000 से अधिक घंटे शामिल है। अतीत में एक सैन्य पायलट शाओ को चालक दल का सबसे विश्वसनीय
और शांत सदस्य माना जाता था, जो लॉस एंजलिस के मार्ग से अच्छी तरह परिचित था। फ्लाइट इंजीनियर फू सिंग ल्यू 55 वर्ष की आयु के भी। उनका विमानन में अनुभव 15,510 घंटे का उड़ान समय है, जिनमें 2,500 घंटे बोइंग 747 पर हैं। वो इंजन, ईंधन और विद्युत प्रणालियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। चालक दल में रिलीविंग कप्तान और रिलीविंग फ्लाइट इंजीनियर भी शामिल थे। जहाज के बाहर 19 फरवरी की पहली सुबह विमान 12-12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान जारी रखता है। नीचे केवल असीम प्रशांत महासागर है। चालक दल फ्लाइट लेवल 410 बनाए रखता है। क्रूज गति लगभग 870 किलोमीटर प्रति घंटा। बोइंग 747 ठीक मार्ग पर चल रहा है, ऑटो पायलट पर। लाइनर को लॉस एंजलिस तक लगभग 550 किलोमीटर उड़ना बाकी है। इस समय तक वो लगभग 10 घंटे से उड़ान में था। इसी समय फ्लाइट इंजीनियर नोटिस करता है कि इंजन नंबर 4 बाहरी दाएं की आरपीएम कम होने लगती है। रीडिंग अन्य 3 इंजनों से अलग है। थ्रस्ट गिर रहा है। अन्य मापदंड सामान्य बने हुए हैं। विमान 4 प्रैट एंड विटनी इंजनों से सुसज्जित है। प्रत्येक इंजन टेक ऑफ के समय लगभग 21 टन थ्रस्ट विकसित करता है। यह कुल मिलाकर 80 टन से अधिक की संयुक्त थ्रस्ट है। ये इंजन विश्वसनीय माने जाते थे। वास्तव में इन्हीं से विस्तृत फ्यूजेलेज विमानों का युग शुरू हुआ। लेकिन इस विशेष विमान के दाएं बाहरी इंजन नंबर 4 के साथ पहले से ही समस्याओं का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछली 2 उड़ानों में चालक दल ने उसी इंजन पर थ्रस्ट की अल्पकालिक हानि दर्ज की थी। पहले मामले के बाद ईंधन स्वचालन इकाई बदल दी गई, लेकिन समस्या दोहराई गई। इंजन को हटा दिया गया और मरम्मत के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद उसे उड़ान 006 के प्रस्थान से कुछ दिन पहले फिर से विमान पर लगा दिया गया। कप्तान तत्काल कार्रवाई न करने का फैसला करता है, क्योंकि इंजन अभी भी काम कर रहा है और अनुभव से ऐसे उतार चढ़ाव अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मिनटों के बाद थ्रस्ट गिरती रहती है। इंजनों के थ्रस्ट में असममिति पैदा होती है। दायां बाहरी इंजन नंबर 4 व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से शक्ति खो देता है, जबकि अन्य 3 मानक मोड में काम करना जारी रखते हैं। इसका मतलब है कि बाएं पंख पर इंजन दाएं की तुलना में कुल मिलाकर अधिक शक्ति विकसित करते हैं। थ्रस्ट में अंतर केवल कुछ टन का है, लेकिन यह पहले से ही एक शक्तिशाली आघूर्ण पैदा करना शुरू कर रहा है और बोइंग धीरे धीरे अपनी अनुदैर्ध्य धुरी पर घूमता हुआ दाईं ओर झुकने लगता है। 12-12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसी ताकतें विशेष रूप से खतरनाक होती हैं। हवा विरल है, वायुगतिकीय प्रतिरोध न्यूनतम है और यहाँ तक कि एक छोटी सी असममिति भी स्थिर रोटेशन पैदा कर सकती है। ऑटो पायलट इसके लिए क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता है। ये एलेरॉन को विक्षेपित करता है और दाएं पंख को थोड़ा ऊपर उठाता है। लेकिन उन सालों के बोइंग 747 पर ऑटो पायलट डायरेक्शनल रडर को नियंत्रित नहीं करता है। किसी भी विमान में 3 नियंत्रण चैनल होते हैं। पिच यानी ऊपर और नीचे की गति, जो आक्रमण का कोण बदलती है और ये निर्धारित करती है कि विमान ऊंचाई हासिल कर रहा है या उतर रहा है। रोल यानी बाईं या दाएं झुकाव, जो मोड़ करने और विमान को क्षैतिज उड़ान में बनाए रखने की अनुमति देता है। याओ यानी विमान की नोक का पक्षों की ओर मुड़ना, जो उड़ान की दिशा को स्थिर करता है। बोइंग 747 शास्त्रीय श्रृंखलाओं 100, 200, 300 पर ऑटो पायलट उनमें से केवल 2 को नियंत्रित करता है, रोल और पिच। यानी ये ऊंचाई और हेडिंग बनाए रख सकता है, लेकिन सीधे नाक के मुड़ने को नियंत्रित नहीं करता है। जब 4 इंजनों में से एक थ्रस्ट खो देता है, तो विमान को एक तरफ खींचना शुरू कर देता है और ऑटो पायलट केवल रोल के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है, एलेरॉन और स्पॉयलर का उपयोग करके। इस दौरान याओ रडर स्थिर रहता है जब तक कि पायलट स्वयं हस्तक्षेप नहीं करता। ये पहले के संस्करणों 747 को किसी एक इंजन की विफलता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाता है। आधुनिक लाइनर जैसे बोइंग 747-8 या 2 इंजन वाला 787 पहले से ही स्वचालित रूप से याओ के लिए क्षतिपूर्ति करना जानते हैं। लेकिन 1985 में उड़ान 006 के बोर्ड पर पायलटों को ये मैनुअली करना पड़ता था। अगर सिर्फ कुछ सेकंड की भी देरी हो जाए तो असंतुलन बढ़ने लगता है और विमान बिना महसूस हुए झुकाव और मोड़ में चला जाता है। सामान्य स्थिति में पायलटों को मैनुअली याओ रडर को बाएं झुकाना चाहिए था।
उस बल के विरुद्ध जो विमान को दाएं खींच रहा है, लेकिन दृश्यमान विमान अभी भी सीधा चल रहा है। उपकरण कोई विचलन नहीं दिखा रहे हैं, कोई कंपन नहीं है। आर्टिफिशियल होराइजन पर केवल एक मुश्किल से ध्यान देने योग्य बदलाव, जिसे आसानी से उतार चढ़ाव समझा जा सकता है। मानव शरीर ऐसे परिवर्तनों को महसूस नहीं करता है, खासकर खिड़की के बाहर स्पष्ट क्षितिज के बिना। धीरे धीरे चालक दल के लिए लगभग अनदेखा दायां पंख नीचे जाना शुरू कर देता है। मोड़ तेज हो जाता है और ऑटो पायलट 22 डिग्री की क्षतिपूर्ति सीमा तक पहुंच जाता है। इस क्षण से प्रणाली संतुलन बनाए रखने में असमर्थ है। बोइंग समरूपता खो देता है। 4 इंजनों के बीच संतुलन टूट जाता है और विमान बैंक में अचानक गिरने को तैयार है। इसी समय चालक दल थ्रस्ट बहाल करने का प्रयास करता है। कप्तान इंजन को स्टार्ट मोड में स्विच करने का आदेश देता है, लेकिन 12 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर हवा का घनत्व बहुत कम है। ऐसी स्थितियों में टर्बोफैन इंजन का पुनः आरंभ लगभग असंभव है। विमान धीरे धीरे दाएं झुकता है और उपकरणों पर क्षितिज बाएं जाने लगता है। चालक दल इसे तुरंत नहीं देखता है। सामान्य जीवन में शरीर की स्थिति की अनुभूति 3 प्रणालियों से बनती है: दृष्टि, वेस्टिब्युलर उपकरण और मांसपेशियों और जोड़ों से संवेदनाएं। लेकिन दृश्य क्षितिज के बिना उड़ान में दृष्टि अप्रासंगिक हो जाती है। संतुलन अंग केवल त्वरण को महसूस करता है और मस्तिष्क आसानी से गलती करता है, रोटेशन को सीधी रेखा वाली गति से भ्रमित कर लेता है। यहाँ तक कि विमान का मामूली झुकाव, अगर वो धीरे धीरे होता है तो इंसान महसूस नहीं करता है। कुछ मिनटों में ये बैंक 10 डिग्री तक पहुंच सकता है और पायलट को अभी भी यकीन होगा कि विमान सीधा उड़ रहा है। ये घटना बैंक इल्यूजन के रूप में जानी जाती है। विमान में स्थानिक भ्रम के सबसे खतरनाक अभिव्यक्तियों में से एक है। उपकरण दायां झुकाव दिखाते हैं, लेकिन जब शरीर की अनुभूति और रीडिंग मेल नहीं खाती है तो मस्तिष्क स्वतः ही खुद पर भरोसा करता है। स्थानिक भ्रम विमान में बहुत खतरनाक है और अभी चालक दल को संदेह भी नहीं है कि वो उसके वश में है। कॉकपिट में अभी सब शांत है। उपकरण हल्का बैंक दिखाते हैं, लेकिन ऑटो पायलट अभी भी उसे संभाल रहा है। कुछ मिनटों में विमान निर्धारित फ्लाइट लेवल छोड़ देता है। ऊंचाई सैकड़ों मीटर घट रही है, गति बढ़ रही है। ऑटो पायलट अब संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं है और बंद हो जाता है। अब विमान स्वयं के भरोसे है। कुछ सेकंडों में झुकाव तेज गति से बढ़ने लगता है। दायां पंख नीचे और नीचे उतरता है और विशाल लाइनर दाईं ओर मुड़ने लगता है। नोक नीचे जाती है, गति बढ़ती है। चालक दल को एहसास होता है कि विमान गिर रहा है। इस पल कमांडर नियंत्रण संभालने का फैसला करता है। कुछ ही सेकंडों में लाइनर तीव्र गोता लगाने लगता है। घटनाएं तीव्र गति से, अत्यधिक शीघ्रता से विकसित होने लगती हैं। कप्तान स्टीयरिंग व्हील को बाएं खींचता है और नोक उठाने की कोशिश करता है। विमान प्रतिक्रिया नहीं देता है। बोइंग तेजी से ऊंचाई खोना जारी रखता है। गति बढ़ती रहती है। इस समय ऊंचाई की हानि लगभग 100 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। चालक दल पूरी तरह से अभिविन्यास खो देता है। उपकरणों पर अराजकता। आर्टिफिशियल होराइजन भारी गति से घूम रहा है। कोई नहीं समझता कि ऊपर कहां है और नीचे कहां है। कैबिन में घबराहट है। यात्री चिल्ला रहे हैं। 2 मिनट में बोइंग लगभग 10 किलोमीटर खो देता है। गिरते बोइंग की गति ध्वनि की गति के करीब पहुंचती है, 0.96 मच या 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। पंख के कुछ हिस्सों पर वायु प्रवाह अब सुपरसोनिक हो रहा है। कंपन बढ़ती जा रही है। लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बादलों से बाहर निकलकर कप्तान आखिरकार अपने नीचे महासागर देखता है। सहज रूप से वह कंट्रोल व्हील को अपनी ओर खींचता है और 3 बचे इंजनों पर अधिकतम थ्रस्ट देता है। विमान मुश्किल से ही सीधा होने का प्रबंध करता है। बाहर निकलने पर जी फोर्स 5.1 जी तक पहुंचती है। इस समय कैबिन में यात्री 5 गुना अधिक वजन महसूस कर रहे हैं। लेकिन लाइनर अत्यधिक कठिनाई से स्थिर होता है। वो अब नहीं गिर रहा है। नियंत्रण बहाल हो गया है। कॉकपिट में सन्नाटा छा जाता है। चालक दल चुप है। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि विमान अभी भी उड़ रहा है। बोइंग लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर समतल हो गया है। नियंत्रण कड़ा बना रहता है। विमान लगातार दाएं खिंचता है। पैनल पर खराबी के संकेत चमक रहे हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम ए में दबाव 0। सिस्टम ए का नुकसान, फ्लाइट इंजीनियर रिपोर्ट करता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम स्टीयरिंग एक्चुएटर्स, स्पॉयलर्स, ब्रेक और इंजन नंबर 1 और नंबर 4 के रिवर्स को नियंत्रित करती है। चालक दल को रिसाव का संदेह है। बाकी सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक कर। नियंत्रण भारी हो रहा है। उपकरण 3 इंजनों पर हल्की कंपन दर्ज कर रहे हैं। चौथा इंजन अभी भी जीवन के कोई संकेत नहीं दे रहा है। आरपीएम 0। पुनः प्रारंभ असंभव है।
कई खराबी के संकेतों के बावजूद विमान नियंत्रणीय बना हुआ है और ये अपने आप में एक चमत्कार है। चालक दल स्थिति का आकलन करता है। वापसी असंभव है, बहुत दूर। कैलिफोर्निया तट तक लगभग 500 किलोमीटर है। निर्णय एक है, सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरना। ईंधन गणनाएं दिखाती हैं, आर्थिक मोड और अनुकूल हवा में पर्याप्त रिजर्व है। कमांडर डिस्पैचर से संपर्क करता है और इंजन विफलता की रिपोर्ट करता है और ऊंचाई चुनने की पूरी छूट प्राप्त करता है। नियंत्रण भारी बना रहता है। विमान लगातार दाएं खिंचता है। कंट्रोल व्हील को जोर से पकड़ना पड़ता है। कॉकपिट में तनावपूर्ण खामोशी है। चाइना एयरलाइंस 006 पूर्व की ओर अपना सफर जारी रखती है। केवल 3 इंजन काम कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त हाइड्रोलिक सिस्टम। चालक दल सबसे तीव्र तनाव से अत्यधिक आभारित है, लेकिन विमान हवा में बना हुआ है। ऊंचाई 3 किलोमीटर पर स्थिर हो गई है। चालक दल आगे ऊंचाई हासिल करने का निर्णय लेता है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर नोटिस करता है कि मुख्य लैंडिंग गियर बाहर है और अगला लैंडिंग गियर अंदर है। गिरावट के दौरान जी फोर्स ने ताले तोड़ दिए और वापसी तंत्र अटक गया। लैंडिंग गियर बाहरी स्थिति में बने रहते हैं, शक्तिशाली प्रतिरोध पैदा करते हैं। बोइंग पर हवा का अतिरिक्त प्रतिरोध बल कार्य करना शुरू कर देता है, जो इस तथ्य में जुड़ जाता है कि वो अब उस ऊंचाई पर उड़ रहा है जहां हवा का घनत्व काफी अधिक है। लाइनर 8200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। यह अधिकतम ऊंचाई है जिस पर वो बाहर निकले लैंडिंग गियर के साथ उड़ सकता है। सवाल यह है कि निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए ईंधन पर्याप्त होगा भी या नहीं। ऐसी स्थितियों में ईंधन की खपत तेजी से बढ़ जाती है। अब लाइनर को कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा है, जहां सघन हवा और क्षतिग्रस्त एरोडायनामिक्स ईंधन की खपत में भारी वृद्धि कर देती है। चालक दल भंडार गिनता है। ये सैन फ्रांसिस्को में निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन बिना रिजर्व के। इंजनों को आर्थिक मोड में स्विच कर दिया गया है। तट तक लगभग 1.5 घंटे की उड़ान। यात्रियों को तकनीकी खराबी और सैन फ्रांसिस्को में अनिवार्य लैंडिंग के बारे में सूचित किया जाता है। कॉकपिट में सिस्टमों की जांच की जाती है। हाइड्रोलिक सिस्टम ए दबाव के बिना फ्लैप और स्टीयरिंग सतहों का नियंत्रण रिजर्व सर्किट के माध्यम से काम कर रहा है। नियंत्रण कड़ा है। विमान को निरंतर सुधार की आवश्यकता है। हवाई अड्डे पर उतरने से 1 घंटा पहले चालक दल आपातकालीन तैयारी की घोषणा करता है। डिस्पैचर पुष्टि करते हैं, सभी सेवाएं पूर्ण तत्परता की स्थिति में लाई गई हैं। रनवे पर अग्निशमन दल ड्यूटी पर हैं। हवा में तटरक्षक का बचाव हेलीकॉप्टर उड़ता है। भार कम करने के लिए चालक दल फैसला करता है कि फ्लैप न्यूनतम छोड़ना और बढ़ी हुई गति से लैंड करना। विमान 280 डिग्री के मार्ग पर आ रहा है। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के रनवे 28 बाएं के लिए। नियंत्रण भारी है। स्टेबलाइजर को निरंतर सुधार की आवश्यकता है। चालक दल ग्लाइड स्लोप को बनाए रखते हुए इंजन थ्रस्ट को बदलकर वंश को नियंत्रित करता है। स्थानीय समय के लगभग दोपहर 1 बजे बोइंग 747 ने रनवे को छुआ। लैंडिंग कठोर है लेकिन नियंत्रित। विमान रनवे की लगभग पूरी लंबाई तक दौड़ता है और अंत तक जाकर रुक जाता है। आग नहीं लगती है, कोई भी नहीं मरता है। लैंडिंग के बाद चालक दल को आखिरकार पता चलता है कि विमान ने कितना भार सहन किया। इंजीनियरों का निरीक्षण दिखाता है क्षति जबरदस्त। मुख्य लैंडिंग गियर ब्रैकेट से फाड़े गए हैं। निच के दरवाजे नष्ट हो गए हैं। पंख ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर सामान्य स्थिति से मुड़े हुए हैं। टेल असेंबली पर दरारें और विस्थापन है। दोनों स्टेबलाइजर कंसोल आंशिक रूप से फट गए हैं। बायां लगभग 3 मीटर, दायां लगभग 1.5 मीटर, लेकिन फ्यूजलेज बरकरार रहा। हाइड्रोलिक सिस्टम ए पूरी तरह से खो गया है। बी और रिजर्व काम करने वाले बने रहे, केवल उन्होंने ही नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। इंजनों को गंभीर क्षति नहीं हुई। लैंडिंग के कुछ घंटों बाद विमान के पास NTSB यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के विशेषज्ञ FAA के प्रतिनिधि और बोइंग पहुंचे। जांच दिखाया कि इंजन नंबर 4 को कोई यांत्रिक क्षति नहीं थी। उसे बिना मरम्मत के जमीन पर सफलतापूर्वक चालू किया गया। विफलता ऊंचाई पर ईंधन मिश्रण के स्थायी दुर्बलीकरण के कारण हुई, न कि यांत्रिक विफलता के कारण। अंतिम रिपोर्ट में समिति ने निष्कर्ष निकाला कि घटना का संभावित कारण इंजन नंबर 4 की विफलता के बाद स्थानिक विभ्रम के कारण चालक दल द्वारा विमान के नियंत्रण की हानि थी। NTSB रिपोर्ट की मुख्य विशेषता यह है कि इस विमान घटना के परिणामों पर कोई सिफारिश नहीं दी थी। ऐसा NTSB की आधिकारिक रिपोर्टों में लगभग कभी नहीं होता।
यह मामला इतिहास में एक उदाहरण के रूप में दर्ज हुआ कि कैसे एक अनुभवी चालक दल भी नियंत्रण खो सकता है जब तकनीक ठीक रहती है और मुख्य विरोधी अपनी ही संवेदनाएं होती हैं।